एक लड़की रोजाना की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए तो निकलती है, लेकिन रात को लौटकर वापस नहीं आ पाती। आती है तो उसकी मौत की खबर सुनकर घर में मातम छा जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है और फिर उसके बाद जो खुलासा करती है, सभी सुनकर हैरान हो जाते हैं, सोचने समझने को मजबूर हो जाते हैं। जब इस पूरी कहानी को आपके सामने रखूंगा तो आप भी यही कहेंगे कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है फरहान सिद्दीकी। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की है। वहीं का एक थाना लगता है चोरी चोरा, उसी का एक गांव है ओमनगर। ये पूरी कहानी ओमनगर की है। ओमनगर के अंदर अनिल कुमार पांडे जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, उन्हीं की बेटी काजल जो सुबह ड्यूटी के लिए तो निकली थी, लेकिन शाम को लौट कर नहीं आती, किसी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। दरअसल अनिल कुमार पांडे की जो फैमिली है उसमें उनकी एक वाइफ है जिसका नाम सलोनी है। घर में 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। 3 बेटियों में से एक का नाम सुमन और दूसरी का काजल है। काजल ग्रेजुएट है, लेकिन घर में अपने पिता से विवाद करती है कि उसे नौकरी करनी है। पिता कहते हैं बेटा आगे की पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी यह जबरदस्ती एक मोबाइल की शॉप पर नौकरी करने लगती है। इसको कमाने का शौक था। अब ये लड़की जिस दिन घर से निकलकर वापस नहीं आती, लेकिन शाम के समय में अनिल कुमार पांडे के मोबाइल पर, जब वो अपने स्कूल से आकर बेड पर आराम कर रहे थे, तो लगातार उनके फोन पर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस को जैसे ही पढ़ते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी की हमने हत्या कर दी है और इसकी बॉडी को अगर चाहो तो जंगल से ले जाओ। लेकिन फिर सोचते हैं शायद कोई भद्दा मजाक कर रहा है, क्योंकि ये जो मैसेज आया था इन्हीं की बेटी के नंबर से आया था। उसके बाद लगातार 4 फोटो आते हैं जिनमें इनकी बेटी के हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके माथे से खून निस रहा था। ये सब देखकर बौखला जाते हैं, घबराहट में अपनी पूरी परिवार को बुला लेते हैं और परिवार के सामने जब ये फोटो रखते हैं तो पूरा परिवार शोर मचाने लगता है, चिल्लाने लगता है, घबराने लगता है। उसके बाद पड़ोसी इन सब की चीखें सुनकर घर में आते हैं, आके पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है अनिल कुमार, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तभी अनिल कुमार वो फोटो सभी को दिखाते हैं। उसके बाद सब सलाह देते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इस मामले की एक तहरीर देनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। उसके बाद अनिल कुमार जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस पूछती है अनिल कुमार क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। अनिल कुमार बताते हैं जी हाँ साहब, 3 लड़के हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनका मुझसे झगड़ा चल रहा है, हमारा एक जमीनी विवाद है, उसी को लेकर उन्होंने मुझे धमकी दी थी। 1 महीने पहले हमारी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। उन्होंने मुझे धमकी देकर कहा है कि मैं तेरे परिवार को मार दूंगा, हम तेरे परिवार को मार डालेंगे। तो मुझे उन्हीं के ऊपर शक है, जरूर उन्होंने ही मेरी बेटी काजल की हत्या की है। अब पुलिस इन तीनों को उठा लाती है और पूरी रात थाने में रखती है। वही तरीका जो पुलिस का होता है, उसी तरीके से पूरी रात पूछताछ करती है, लेकिन इनके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता है, साहब हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं, काजल की हत्या हमने नहीं की। लेकिन पुलिस सुबह तक इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, सुबह तक ये यही जवाब देते हैं। थक हार कर पुलिस सुबह इनको छोड़ देती है, जाने देती है। उसके बाद अनिल कुमार थाने आकर पूछते हैं साहब क्या उन्होंने कुछ बताया। पुलिस कहती है जी नहीं, वो बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, हमें लगता है कि उन्होंने तुम्हारी बेटी की हत्या नहीं की है। उसके बाद फिर पुलिस फिर से तफ्तीश में जुट जाती है। 2 दिन के बाद अनिल कुमार फिर थाने जाते हैं और जाकर बताते हैं कि साहब मुझे 2 लोगों के ऊपर शक है। पुलिस कहती है नाम बताइए। अनिल कुमार कहते हैं कि जिस मोबाइल शॉप पर मेरी बेटी काम करती थी, एक तो उसका मालिक है जिसका नाम अनूप जायसवाल है, और एक उसके यहाँ जो वर्कर है उसका नाम विजय पाठक है। विजय पाठक से कुछ दिन पहले मेरी बेटी का झगड़ा हुआ था, मुझे शक है शायद इसी ने उस झगड़े के चलते उसको मार डाला होगा। अब पुलिस इन दोनों को उठाकर थाने ले आती है, सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन अनूप जायसवाल बताता है कि साहब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो मेरे यहाँ काम करती थी, अच्छी लड़की थी, सुबह टाइम से आती थी और टाइम से घर के लिए निकल जाया करती थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद विजय पाठक से पूछा जाता है। विजय पाठक बताता है साहब कुछ दिन पहले मेरा उससे झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन झगड़े की जो वजह थी वो उसकी बहन सुमन थी। सुमन मुझसे कहती थी कि जैसे तुमने मेरी बहन काजल की नौकरी लगवाई है ऐसे ही मेरी भी नौकरी लगवाओ, क्योंकि विजय पाठक ने ही इस मोबाइल की शॉप पर काजल को रखवाया था, ये इनका पड़ोसी है। अब क्योंकि काजल को इस बात के बारे में भनक होती है कि उसकी बहन भी नौकरी करना चाहती है, तो वो इसका विरोध करती है और विजय पाठक से
ये कहकर लड़ती है कि तुम मेरी बहन को नौकरी पर नहीं लगवाओगे। उसके बाद इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। यह बात जब पुलिस को सुमन, माफ कीजिएगा, विजय पाठक बताता है तो पुलिस को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। उसके बाद पुलिस फिर से छानबीन में जुट जाती है। अब पुलिस को जो है इनके परिवार वालों के ऊपर शक होना शुरू होता है। शक का कारण होता है कि परिवार वालों से एक एक करके जब पुलिस अलग अलग पूछताछ करती है तो सबके जवाब अलग अलग थे। तो पुलिस को इनके परिवार पर भी शक चला जाता है। शक की सुई माँ, बहन और भाइयों के ऊपर घूमने लगती है। अब पुलिस इन सभी के नंबरों को सर्विलांस पर डाल देती है। कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद सुमन के नंबर पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला सिर्फ इतना पूछता है, क्या काजल का कुछ पता चला? क्या पुलिस ने काजल के बारे में कुछ पूछा? इस बात को सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उस नंबर की तफ्तीश की जाती है, उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। नंबर किसी राजमणि पांडे के नाम से रजिस्टर्ड था। अब राजमणि पांडे कौन है, उसकी तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि सुमन और काजल का फुफेरा भाई है राजमणि पांडे। राजमणि पांडे ने इस तरीके से कॉल क्यों की थी, लेकिन अभी पुलिस के सामने और कई सारे सवाल थे। पुलिस राजमणि पांडे के नंबर को भी सर्विलांस पे डाल देती है। अब राजमणि पांडे के पास कुछ दिनों के बाद एक नंबर से कॉल आती है और कॉल करने वाली एक लड़की थी। वो लड़की कोई और नहीं, खुद काजल ही थी। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस को यह तो पता चल जाता है कि काजल की हत्या नहीं हुई है, काजल जिंदा है। लेकिन काजल ने इतना बड़ा ड्रामा क्यों रचा? काजल को आखिर क्या चाहिए था? काजल ये सब क्यों कर रही थी? इस चीज को, इस मामले को जानने के लिए पुलिस अभी खामोश रहती है और इसके फोन के रिकॉर्ड, इनके फोन को सर्विलांस पे डालकर सुनने लगती है। अब जिस नंबर से फोन आता है उसकी डिटेल निकाली जाती है तो वो किसी हरि मोहन शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड था। हरि मोहन शर्मा आगरा के खंडोरा के कहीं का रहने वाला था। वहां का नंबर और काजल क्यों चला रही है, काजल के पास नंबर कहां से आया? लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस छानबीन शुरू कर देती है और जिस नंबर से कॉल आता है उस नंबर को सर्विलांस पे डाल देती है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करना शुरू करती है। पता चलता है कि नंबर इस वक्त फैजाबाद में है, यानी ये पता चल जाता है कि काजल इस वक्त फैजाबाद में मौजूद है। अब उसके बाद अगले दिन फिर लोकेशन ट्रेस की जाती है 15 सितंबर को, क्योंकि ये पूरी घटना जो थी वो 10 सितंबर 2023 की थी। इस मामले को 15 सितंबर हो चुकी थी। 15 सितंबर को भी वो नंबर जो हरि मोहन शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है वो आज भी फैजाबाद में था। लेकिन 16 सितंबर को इसी लोकल चोरी चोरा थाने के इलाके के ही बस स्टैंड पर इसकी लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस आनंद फानन में उस लोकेशन पर दौड़ती है और जाकर देखती क्या है कि एक लड़का और एक लड़की वहां पर टहल रहे थे। वैसे तो काजल को पुलिस नहीं पहचान पाती, लेकिन फिर भी एक लड़की को देखकर वो समझ जाती है कि शायद यही काजल है। उस लड़की के पास जाकर कहते हैं कि बहुत हुआ तुम्हारा छुपा छुपी का खेल, अब नहीं चलेगा। इस बात को सुनकर काजल वहां से दौड़ पड़ती है और उसके साथ हरि मोहन शर्मा, जिसका नंबर वो था, वो भी दौड़ पड़ता है। इन दोनों को पुलिस दौड़ने नहीं देती, पकड़ लेती है, थाने ले आती है और अब बिठाकर सख्ती से पूछताछ करती है कि काजल, इस पूरे ड्रामे को रचने का तुम्हारा आखिर मकसद क्या था? अब काजल पूरी कहानी बयान करती है। काजल बताती है कि दरअसल मैं जिस मोबाइल शॉप पर नौकरी करती थी वहां पर विजय पाठक नौकरी करता था, उसी ने मुझे नौकरी दिलाई थी। लेकिन मैं कुछ गाने गुनगुनाया करती थी जिसे सुनकर विजय पाठक मेरी बहुत तारीफ किया करता था और उसी ने मुझे यह सजेस्ट किया कि मैं एक स्टार राइजिंग ऐप आती है, सिंगिंग ऐप है, उसके ऊपर अपने गाने डालूं और मुझे खूब पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। तो मैं ऐसा ही करने लगी, गाने गाती थी और उस ऐप के ऊपर अपलोड कर देती थी। वहीं पर मुझे हरि मोहन शर्मा का नंबर मिला। हरि मोहन शर्मा को भी सिंगिंग का शौक था, ये एसएससी की तैयारी कर रहा था, आगरा का रहने वाला था। उससे मेरे जो है कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो मेरी तारीफ करना शुरू करता है, मेरे गानों की तारीफ करता है। धीरे धीरे हमारा नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। उसके बाद जब हरि मोहन शर्मा से पूछा जाता है तो हरि मोहन शर्मा भी यही कहता है कि साहब, जब मैं इससे मिलता हूं, इसको देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर मैं दीवाना हो जाता हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं काजल से शादी कर लूं। उसके बाद मैं इसको प्रपोज करता हूं, काजल भी मान जाती है। इस बात की खबर काजल के परिवार को भी पता चल जाती है, लेकिन उसके परिवार वाले मानते नहीं, मना कर देते हैं शादी के लिए और ये भी कहते हैं कि काजल, अगर तेरे पिताजी को पता चल गया तो उस दिन कयामत का दिन होगा, तू देख लेना, संभल जा, इस लड़के का साथ छोड़ दे।
लेकिन काजल के ऊपर तो दीवानगी सवार हो चुकी थी और वो 10 सितंबर को इसी पूरे विवाद के बीच अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है और घर से कहकर निकलती है कि आज मैं नौकरी छोड़कर आऊंगी। इस बात को सुनकर घर वाले भी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इनकी मर्जी के बिना ही नौकरी किया करती थी। अब काजल घर से तो निकल जाती है, लेकिन शाम के वक्त जब वो फोटो मोबाइल पर आते हैं तो उन्हें देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है और शोर मचाने लगता है। पुलिस पूछती है कि वो फोटो का क्या राज है। तो अब पुलिस को हरि मोहन शर्मा बताता है कि साहब जब हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद मैं एक पिट्ठू बैग लेके आता हूँ, उसके अंदर एक ग्लिसरीन थी, कुछ रंग था, कुछ रस्सी थी और उस रस्सी को लाकर मैं इसको पास ही के कुसुम ही जंगल में ले जाता हूँ। वहां ले जाकर आसपास कोई नहीं होता तो इसके ऊपर वो रंग ग्लिसरीन मिलाकर सर पे डाल देता हूँ। सर पे डालने के बाद ऐसा लगता है जैसे खून बहने लगा हो। उसके बाद इसके हाथ पांव को बांधकर इसको ऐसे सुला देता हूं जैसे कि कोई मरा हुआ पड़ा हो। उसके बाद इसकी के मोबाइल से फोटो खींचकर इसके पिताजी को सेंड कर देता हूं। यह पूरी प्लानिंग काजल की थी। काजल ने ही मुझे कहा था कि कुछ दिन मेरी मौत की खबर सुनकर घर वाले परेशान होंगे, रोएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर संभल जाएंगे और हम लोग शादी कर लेंगे। शादी के कुछ दिन के बाद आकर उनको सब सच बता देंगे, फिर उसके बाद हमारे परिवार वाले मान जाएंगे, हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारी जो प्लानिंग थी ये काजल की थी। तो दोस्तों आपने सुना इस पूरी कहानी का षड्यंत्र। एक लड़की ने अपने परिवार वालों को धोखा दिया, पुलिस को धोखा दिया, खुद अपने आप को भी धोखा दिया, लेकिन अंजाम क्या निकला? अंजाम जेल। जी हाँ, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो बहरहाल हमारा इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना नहीं है। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। ये कहानी जागरूक करने के लिए थी। सदैव सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। इस कहानी में इतना ही। फिर किसी और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। शुक्रिया।